हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए सुनते हैं एक और कहानी। बैल पति। एक गांव में प्रमोद नाम का एक कमजोर और आलसी व्यक्ति रहता था। उसके आलसीपन के व्यवहार से उसकी पत्नी शर्मिली उससे बहुत परेशान रहा करती थी। प्रमोद दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन प्रमोद आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था। तभी उसकी पत्नी शर्मिली खेतों में काम करके थकी हारी घर आई। प्रमोद को आराम करता देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शर्मिली कहती है, शर्म तो आती नहीं है, दिन भर घर पर पड़े रहते हो, ये नहीं कि खेत में बीवी का हाथ बटा लिया करो। प्रमोद कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो शर्मिली, तुम तो जानती हो कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। शर्मिली कहती है, बड़े रणवीर कपूर बनते फिरते हो, छोटा सा काम तो होता नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी मारते हो, निठल्ले कहीं के, पूरे गांव में मेरी नाक कटा के रखी है तुमने। प्रमोद कहता है, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब यही गांव वाले तुम्हें सेठानी सेठानी कहकर बुलाएंगे। शर्मिली कहती है, फिलहाल तो मुझे नौकरानी कहकर बुलाते हैं। एक तो तुम कोई काम करते नहीं हो, ऊपर से गांव का ऐसा कोई भी व्यक्ति तुमने नहीं छोड़ा जिससे तुमने उधार ना लिया हो। मैं तुम्हारी उधारी देते देते तंग आ गई हूँ। प्रमोद कहता है, बस मुझे तुम्हारी यही बात बहुत बुरी लगती है शर्मिली, कि तुम आते ही पूरा घर सिर पर उठा लेती हो। शर्मिली कहती है, तो क्या करूं, तुम ही बताओ ना, क्या करूं मैं। मुश्किल से हमारे पास 2 बीघा जमीन है और 2 बैल हैं। खेतों पर मैं अकेली काम करती हूँ। जब मैं देखती हूँ खेतों में और व्यक्ति कितनी मेहनत से काम करते हैं और उनकी पत्नी उनका हाथ बटाती है, तो मुझे बहुत बेकार लगता है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही है, पत्नी काम करती है और पति दिन भर घर में पड़ा रहता है, सपने देखता रहता है। शर्मिली की बात सुनकर प्रमोद इतना बेशर्मी से हंसा और बोला, अरे बस भी करो शर्मिली, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, जाओ जाकर जल्दी से कुछ खाना दो। प्रमोद की बात सुनकर शर्मिली ने आटे का खाली कनस्तर जमीन पर पटक दिया और चिल्लाकर बोली, खाने को बनाऊं, घर में खाने को कुछ है क्या जो तुम्हारे लिए खाने को बनाऊं। 2 दिन से घर में राशन पानी का एक दाना नहीं है, लेकिन तुम्हें इसकी फिक्र है क्या। प्रमोद कहता है, लेकिन परसों तो मैंने तुम्हारे पास में पैसे देखे थे शर्मिली, उस मोहन वाले से तुमने पैसे उधार लिए थे, उसका ध्यान नहीं है तुम्हें। कल सारे पैसे मैंने उसे दे दिए। प्रमोद कहता है, उसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, मैं उससे थोड़ा और वक्त मांग लेता। शर्मिली कहती है, घर आकर तुम्हें पीटने की धमकी दे रहा था। अरे भला मैं तुम्हें घर पर पिटता हुआ भी देखूं, तुम्हें तो कोई शर्म नहीं है। प्रमोद कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझ में कोई शर्म नहीं है। शर्मिली कहती है, अगर तुम में जरा भी शर्म बची है तो जाओ जाके कुछ काम करो, ताकि शाम के वक्त हमारे घर पर चूल्हा जल जाए। शर्मिली की बात सुनकर प्रमोद चुपचाप बाहर चला गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। प्रमोद कहता है, अरे अब मेरी इस बेवकूफ़ पत्नी को कौन समझाए, इस गांव में भला मुझे कौन काम देगा, किसको टोपी पहनाऊं। एक काम करता हूँ, गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। ये कहकर प्रमोद उठा ही था कि अचानक उसे कुछ याद आ गया। प्रमोद कहता है, नहीं नहीं, जमींदार से तो पहले से ही पैसे लेकर आया हूँ, वो भी अभी तक नहीं दिए। उसके पास अगर पहुँच गया तो कहीं वो अपना पुराना कर्जदाना करने बैठ जाए, मेरा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करूं क्या करूं। मेरी पत्नी ने कहा मुझे मुसीबत में फंसा दिया। तभी प्रमोद ने देखा कि गांव का मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर उसकी ही ओर बड़े गुस्से से चला आ रहा था। मुखिया, बहुत दिन हो गए प्रमोद मुझे बेवकूफ़ बनाते बनाते, आज मैं तुझसे अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। प्रमोद कहता है, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो मुखिया जी, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। मुखिया कहता है, कहाँ से चुका देगा, कुछ काम काज का तो तू है नहीं, कुछ काम तो तू करता नहीं है, धरती पर बोझ है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। प्रमोद समझ गया कि आज तो उसकी मार खाने की पूरी नौबत है। प्रमोद कहता है, मुझे एक आखिरी मौका दे दो मुखिया जी, मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। प्रमोद की बात सुनकर मुखिया अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ हंसता हुआ बोला,
किस किस की रकम चुकाएगा? तूने तो हर किसी से उधार ले रखा है। गांव में पता नहीं किस किस को बेवकूफ़ बनाया होगा। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। प्रमोद कहता है मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मुखिया कहता है आज या तो अपने पैसे लेकर जाऊंगा या तो फिर तेरी चमड़ी उधेड़ कर जाऊंगा। मुखिया देखते क्या हो भाइयों, मारो इसे। मुखिया के साथी प्रमोद को लाठी डंडों से मारने ही वाले थे। तभी प्रमोद की पत्नी भागती हुई मुखिया के पास आकर खड़ी होकर बोली, इन्हें छोड़ दीजिए मुखिया जी। मुखिया कहता है तुम्हारा ही चेहरा देखकर अब तक मैं प्रमोद को छोड़ता आ रहा हूँ। तुम्हारा पति धरती पर बोझ है। शर्मिली तुम घर जाओ, मैं संभाल लूंगा। प्रमोद कहता है। शर्मिली कहती है अरे क्या खाक संभाल लोगे तुम? अगर मैं नहीं आती तो तुम कुत्ते की तरह मार खा रहे होते। प्रमोद शर्मिली को हाथ पकड़कर अलग ले जाकर आहिस्ता से बोला, तुम शायद मेरी बुद्धि को जानती नहीं हो। मैंने इस मुखिया के जैसे कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। शर्मिली कहती है हाँ बनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आज इसे बेवकूफ़ बना पाओगे। आज जो तुम्हारी ठुकाई पक्की है, लगता है तुम्हें अपनी बुद्धि दिखाने का समय आ गया है। तभी मुखिया दूर से प्रमोद से बोला, ये तुम दोनों पति पत्नी क्या खिचड़ी पका रहे हो? कुछ नहीं मुखिया जी। प्रमोद कहता है मेरी पत्नी कह रही थी कि मुखिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आज इनका कर्जा चुका दो। मुखिया कहता है तेरी पत्नी तुझसे ज़्यादा समझदार है प्रमोद। प्रमोद कहता है देखो मुखिया जी, पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 मोटे मोटे बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे देता हूँ। जब मेरे पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले लूंगा। मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला, अब तूने बात पते की है प्रमोद। मुखिया प्रमोद का एक बैल ले गया। प्रमोद ने खुश होकर शर्मिली से कहा, देखा अपने पति का दिमाग, एक बैल का मुखिया क्या करेगा बेवकूफ़ कहीं का। शर्मिली कहती है बेवकूफ़ वो नहीं तुम हो। प्रमोद कहता है वो कैसे? शर्मिली कहती है अरे तुम एक बैल से खेत जोत लोगे क्या? एक बैल हमारे किस काम का है? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति तुमने मुझे क्यों दिया? प्रमोद कहता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब क्या करूं? शर्मिली कहती है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा बैल वापस चाहिए। प्रमोद कहता है लेकिन वो तो मुखिया ले गया। शर्मिली कहती है कोई बात नहीं, दूसरे बैल की जगह तुम काम करोगे। एक बैल से खेत नहीं चलता, और जब खेती नहीं हो पाएगी तो फसल ही नहीं हो पाएगी, और जब फसल ही नहीं होगी तो हम उसके पैसे कहाँ से चुकाएंगे? ले देकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करके बीज लेकर आई हूँ। अब भला इन बीज का क्या करूंगी मैं? इतना कहकर शर्मिली वहां से चली गई। प्रमोद अपने खेत के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने निठल्लेपन पर अफसोस कर रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई, बाबा इस तरह उदास क्यों बैठा है? प्रमोद ने जैसे ही सामने देखा तो एक साधु जिसके चेहरे पर तेज झलक रहा था, उसके सामने उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। प्रमोद कहता है जाओ बाबा, अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। बाबा कहता है मैं जानता हूँ तेरी परेशानी क्या है। गांव का मुखिया तेरा बैल छीनकर जबरदस्ती ले गया और तेरे ऊपर गांव की उधारी अलग से है। तेरी पत्नी तुझसे नाराज है और तू यही सोच रहा है कि इन सारी मुसीबतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। साधु की बात सुनकर प्रमोद तुरंत उठा खड़ा हुआ और साधु के पैरों पर गिरकर बोला, आप तो बहुत पहुँचे हुए साधु लगते हैं, मेरी मदद कीजिए। साधु महाराज, क्या आप चमत्कार कर सकते हैं? बाबा कहता है हर इंसान के अंदर चमत्कार छुपा होता है, बस उस इंसान को उस चमत्कार को देखने की और परखने की आवश्यकता होती है। बोल क्या चाहिए तुझे? प्रमोद कहता है साधु की बात सुनकर कुछ सोचता हुआ बोला, प्रमोद मेरा एक बैल जमींदार जबरदस्ती छीन कर ले गया है, मुझे मेरा बैल वापस दिलवा दीजिए ताकि मैं मेहनत करके अपने खेत जोत सकूं और अच्छे से फसल उगाकर उसे बैल बेचकर अपनी उधारी चुका सकूं। प्रमोद की बात सुनकर साधु मुस्कुराता हुआ बोला, अगर तू चाहता है मुझसे धन दौलत सोना चांदी की मांग कर सकता है तो इसका मतलब तेरा दिल अंदर से साफ सुथरा है, मगर तेरे ऊपर आलस हावी है। प्रमोद कहता है मेरी मदद कीजिए साधु महाराज। बाबा जो
चला गया, उस पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुझे कोई दूसरा बैल नहीं दूंगा, बल्कि मैं अपनी शक्ति से तेरे शरीर में एक बैल के बराबर ताकत भर सकता हूँ, जिससे तू अकेले अपने खेत जोत सकता है। बोल, चाहता है ऐसा? साधु की बात सुनकर प्रमोद बहुत गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिखाई देने लगा। प्रमोद कहता है, साधु महाराज, मैं तैयार हूँ। तो बाबा, तो फिर अपनी आंखें बंद कर। प्रमोद ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद उसके कानों में साधु की आवाज गूंजी। बाबा ने कहा, तेरे अंदर एक बैल के बराबर शक्ति मैंने डाल दी है, अब तू खुद अपना खेत जोत सकता है। प्रमोद ने आंखें खोली तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। प्रमोद दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी घटना बताई। शर्मिली कहती है, अरे तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा, इतनी मुसीबत में भी तुम्हें मुंगेरी लाल के सपने नहीं खत्म हो रहे। प्रमोद कहता है, मैं सच कहता हूँ शर्मिली, वो सपना नहीं था, सच था। शर्मिली कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे एक बैल का जोड़ीदार तुम बनोगे। देखती हूँ कितनी शक्ति डाली है उस साधु ने तुम्हारे अंदर। अगले दिन एक बैल के साथ प्रमोद भी अपने खेत जोतने लगा। प्रमोद को अपने शरीर के अंदर असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था। प्रमोद के अंदर इतनी ताकत देख शर्मिली की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही दिनों में सारे गांव में यह चर्चा फैल गई कि प्रमोद के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। ये खबर उड़ते उड़ते मुखिया के कानों तक भी पहुंची। मुखिया अपने साथियों की ओर देखकर बोला, क्या ये सच है कि प्रमोद के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है? मुखिया का एक साथी बोला, मैं सच कह रहा हूँ मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से प्रमोद को देखा है, एक बैल की जगह खुद काम कर रहा है। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मुखिया कहता है, अगर ऐसी ही हाल रहा तो फिर वो अपने खेत में बहुत अच्छी फसल उगा लेगा और मेरे पैसे लौटाकर अपना बैल वापस ले जाएगा। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद उसका दूसरा बैल भी उठवा लूँगा। मेरी तो सारी की सारी योजना पर पानी फिर गया। साथी कहते हैं, अब क्या करेंगे आप? तो मुखिया कहता है, जाओ जाकर प्रमोद का पीट पीट कर बुरा हाल कर दो। मुखिया की बात सुनकर मुखिया के सभी साथी सहम गए और सभी के माथे पर पसीना आ गया। मुखिया चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ तुम सब मुस्टंडों को? मैं तुम्हें सबको रोज ताजा ताजा मट्ठा और दूध पिलाकर पालता हूँ, तुम प्रमोद को मार भी नहीं सकते? मुखिया की बात सुनकर एक साथी डरता हुआ बोला, मुखिया जी, प्रमोद के अंदर एक बैल के बराबर शक्ति है। अंदाजा लगाइए, अगर हम में से कोई उसे पीटने के लिए गया तो हम उसका एक मुक्का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा साथी कहता है, मेरी मानिए मुखिया जी, तो आप भी उसे पीटने का सपना छोड़ दीजिए। प्रमोद अब तो प्रमोद नहीं रहा। अपने साथी की बात सुनकर मुखिया चुपचाप हो गया। सच तो ये था कि मुखिया भी अंदर से घबरा चुका था। कुछ ही महीनों में प्रमोद की फसल बहुत अच्छी तैयार हो गई और उसकी फसल बहुत अच्छे दामों पर बिकी। प्रमोद तुरंत पैसे लेकर मुखिया के पास गया। ये लीजिए मुखिया जी अपने रुपये, और कृपया करके मेरा बैल वापस दे दीजिए। मुखिया ने डरते डरते पैसे लेकर प्रमोद का बैल वापस कर दिया। प्रमोद के घर पर अब खुशहाली आ गई। धीरे धीरे करके प्रमोद ने सारे गांव वालों की उधार चुका दी। लेकिन प्रमोद अब रात में एक बैल के साथ मिलकर लगातार काम करने लगा। अब उसकी पत्नी उसके काम से परेशान हो गई। शर्मिली कहती है, अब बस भी कीजिए, थोड़ा आराम तो कर लीजिए। प्रमोद कहता है, नहीं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मैं नहीं रुक सकता। शर्मिली कहती है, लेकिन फसल तो कर चुके हैं, बीज अभी बोए नहीं है, खाली जमीन पर हल क्यों चला रहे हो? प्रमोद कहता है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे के खेत में जाकर चलाऊंगा। शर्मिली अपने आप से बोली, हे भगवान, ये तो अब रुक ही नहीं रहे, ऐसे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। शर्मिली एक दिन उसी पेड़ के नीचे उदास बैठी थी, तभी वही साधु फिर से प्रकट हो गए। बाबा कहते हैं, क्या हुआ बेटी, उदास बैठी हो? प्रमोद की पत्नी हाथ जोड़कर उन साधु के सामने खड़ी हो गई। शर्मिली कहती है, मेरे पति को एक चमत्कारी साधु ने एक बैल के बराबर शक्ति दी थी बाबा, मगर अब वो रुक ही नहीं रहे, लगातार काम कर रहे हैं। शर्मिली की बात सुनकर साधु हंसते हुए बोला, मैंने ही वो शक्ति दी थी, लगता है एक बैल की जगह 2 बैलों की शक्ति दे दी उसे। शर्मिली कहती है, कुछ कीजिए ना साधु महाराज, ऐसे तो मेरी हालत खराब
होती जा रही है। मैं खाना बनाते बनाते तंग आ गई हूँ। वो पूरे 10 आदमियों का खाना एक वक्त में खा रहे हैं। बाबा कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। इतना बोलकर साधु ने एक चुटकी बजाई और वहां से गायब हो गए। प्रमोद फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अब वो मेहनती बन चुका था। प्रमोद, अरे थकावट सी हो रही है, थोड़ा आराम किया जाए। प्रमोद कहता है, ए शर्मीली सुन जरा, पानी ला इधर। पेड़ के नीचे बैठकर शर्मीली ने प्रमोद को पानी पिलाया। शर्मीली कहती है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? प्रमोद कहता है, अब तो हर साल अच्छी फसल उगानी है। चलो अभी घर चलकर आराम किया जाए पहले। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।